सुप्रभात बच्चों। आज मैं इस वीडियो में दोपहर का भोजन जो अमरकांत द्वारा रचित है उसके संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जानना है कि हिंदी गद्य साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकारों में अमरकांत एक जाज्वल्य नक्षत्र है, एक उल्लेखनीय आधार स्तंभ है। अमरकांत की रचनाएं खासतौर से उपन्यास काले उजले दिन, ग्राम सेविका, सूखा पत्ता, सूखी जीवी और बीच की दीवार, कहानी संग्रह में उनकी रचनाएं हैं जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, कुहासा, देश के लोग, मित्र मिलन। संपादन है कहानी पत्रिका, दैनिक भारत, अमृत पत्रिका और सैनिक। अमरकांत की जो भाषा शैली है वो काफी प्रौढ़ है, सरल है और यहाँ इस शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि का बड़ा ही हृदयग्राही चित्रांकन किया है। दरअसल कोई भी साहित्यकार अपनी हार्दिक संवेदना के आधार पर साहित्य की रचना किया करता है। यहाँ इस शीर्षक के अंतर्गत अमरकांत ने अपनी इस कहानी दोपहर का भोजन में शिल्प की सादगी और संकेतों का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। बच्चों, तुमने कहानियां तो बहुत तरह तरह की पढ़ी होगी और एक से एक हिंदी कहानी के क्षेत्र में कहानीकारों की चर्चाएं भी सुनी होगी। यहाँ अमरकांत ने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बात की है, जहां भूख और अभाव जैसी बातें हावी रहती है और इंसान चाहकर भी उसे दूर नहीं कर पाता। दरअसल देखा जाए तो मध्यम वर्ग खासतौर से भूख और गरीबी के चक्रव्यूह में लिपटा रहता है। ग्रामीण निम्न मध्यम वर्ग में महिलाओं की जो स्थिति है वह काफी दयनीय होती है, क्योंकि महिलाएं अपने त्याग, निस्वार्थ भाव, बलिदान के लिए सदा से ही आदरणीय रही हैं, प्रशंसनीय रही हैं। जहां तक मध्यम वर्ग की बात है, इस कहानी के माध्यम से अमरकांत जी ने भी यह बताने का प्रयास किया है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में महिलाओं की चर्चाएं कैसी होती हैं। यहाँ चर्चाएं का अभिप्राय उनकी दिनचर्या से है। दरअसल महिलाएं कहीं न कहीं अपने अरमानों की तिलांजलि देकर परिवार के भरण पोषण के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देती हैं, जो इंगित करता है कि महिलाओं में त्याग और बलिदान का भाव मौजूद है। शायद ऐसी भावना पुरुषों में भी हो तो समाज का जो स्वरूप हो, समाज का जो कायाकल्प हो, उसकी बात कुछ और हो सकती है। लेकिन इस बात को कतई झुठलाया नहीं जा सकता कि महिलाओं में त्याग और बलिदान की भावना, सेवा का भाव पुरुषों से ज्यादा होता है। बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, महिलाएं चाहे वो बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या किसी भी रिश्तों की डोर से बंधी हो, वह अपना सर्वस्व अर्पित करती हैं। इसलिए हमेशा वे पूजनीय रही हैं और किसी भी सभ्य समाज के लिए यह जरूरी है कि महिलाओं को आदर दिया जाए, क्योंकि जब तक महिलाओं को आदर नहीं दिया जाएगा समाज का कायाकल्प नहीं हो सकता। और इसी आदर का परिणाम
यह है कि महिलाएं अपना सर्वस्व अर्पित कर देती हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। ऐसी निष्ठा, ऐसा समर्पण अन्यत्र कदापि नहीं देखा जा सकता। यहाँ इस शीर्षक के अंतर्गत अमरकांत ने यह बताने का प्रयास किया है कि इस शीर्षक के अंतर्गत जो महिला है, जो गृहिणी है, वो सिद्धेश्वरी है। उसका 6 वर्षीय बेटा प्रमोद नंग धरंग एक छोटी सी खाट पर सोया पड़ा है और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, बखूबी बच्चों तुम जानते हो कि आर्थिक तंगी से वे गुजरते रहते हैं। ऐसे में गर्मियों का मौसम है और 12 बज चुके हैं। सामान्य सी परंपरा रही है कि परिवार के लोग 12 बजे के आसपास भोजन के लिए एकत्रित होते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं। इसी क्रम में यह भी जानना जरूरी है कि हम जिस मध्यम परिवार की बात कर रहे हैं उसका बड़ा बेटा रामचंद्र है, जो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रूफ रीडर है। दोपहर के समय है, थका मादा वह खाने के लिए घर में दाखिल होता है और हाथ पैर धोता हुआ खाने के लिए बैठ जाता है। सिद्धेश्वरी उसके सामने 2 रोटी और दाल का कटोरा लेकर, चने की सब्जी लेकर आती है और वो खाना शुरू कर देता है। खाने के क्रम में वो अपने छोटे भाई मोहन के विषय में माँ से पूछता है कि पता नहीं वो कहाँ गया है। नहीं, क्योंकि बेटे मोहन की परीक्षाएं हैं। सिद्धेश्वरी इस बात से अनजान है कि बेटा घर से बाहर है तो कहाँ है। और रामचंद्र किसी अच्छे काम की तलाश में है ताकि घर की जो आर्थिक स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, उससे मुक्ति पाई जा सके। क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग आर्थिक तंगी से उबरने के लिए जीतोड़ परिश्रम करते हैं और इसके सिवा और कोई विकल्प होता भी नहीं है। हो भी क्या, वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते कि यदि कोई व्यवसाय करना है तो पैसे की आवश्यकता होती है और ऐसे लोगों के पास पैसे की तंगी होती है। 2 वक्त की रोटी ही उनके लिए एक समस्या रहती है। बच्चों बखूबी हम जानते हैं कि मनुष्य की 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मूल आवश्यकता है। यदि ये आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है तभी इंसान आगे की बात सोचता है, अन्यथा वह महसूस करता है कि समाज में उसकी कोई अहमियत नहीं है। बच्चों, जीवन संघर्ष का ही नाम है। जैसा कि हमने जगदीश चंद्र गुप्त की कविता भी पढ़ी है, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महत संघर्ष ही। कवि ने भी यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन में संघर्ष ही महत्वपूर्ण है और हमें हमारी स्थिति चाहे जिस रूप में हो, हमें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते ही रहना चाहिए। जहां तक इस पाठ की पृष्ठभूमि की बात है, सिद्धेश्वरी अपने बच्चों पर अपना सारा प्यार, अपने अरमान आरोपित करती है, उड़ेल देती है, ताकि भले ही वह कष्ट में रहे लेकिन उसके बेटे, उसके पति कष्ट में न रहे। ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण एक माँ के हृदय की ही उपज हो सकती है, क्योंकि माँ परिवार की सेवा निस्वार्थ भाव से करती है, जो भाव पत्नी में कदापि नहीं आ सकता। आगे की पृष्ठभूमि में कहानी में यह बताने का प्रयास किया है कहानीकार ने कि रामचंद्र किसी अच्छे काम की तलाश में है ताकि घर की स्थिति सुधर जाए। रामचंद्र भावहीन आंखों से बताता है कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम आशा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे पास आशान्वित विचार नहीं है, आशान्वित भावनाएं नहीं है, तो हम टूट जाएंगे और जो इंसान टूट गया वह आगे नहीं बढ़ सकता। हमें आगे बढ़ने के लिए हृदय में आस्था, विश्वास, दृढ़ संकल्प का भाव होना ही चाहिए, क्योंकि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां भी कट जाती हैं। बच्चों बखूबी हम जानते हैं कि संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति होती है और इस सिद्धि को पाने के लिए
इंसान को कठिन परिश्रम करना ही पड़ता है, जिसे हम झुठला नहीं सकते। आगे यह जानना जरूरी है कि रामचंद्र जो बड़ा बेटा है वो काफी समझदार हो चुका है। वह समाज की गतिविधियों को समझता है, आवश्यकताओं को समझता है, वास्तविकताओं को समझता है। वो अपनी माँ की बातों के पीछे के यथार्थ को भी समझता है कि आखिर माँ किस तरह हमसे बात करती है और क्यों करती है। रामचंद्र को भूख तो लगी है, पर घर के सभी के लिए भरपेट खाना नहीं है, वो जानता है। जाहिर सी बात है कि जिस परिवार में भरपेट भोजन न मिले उस घर की स्थिति कितनी दयनीय होती है, बखूबी महसूस करने वाली बात है। इसके लिए सब शायद कम पड़ जाएं, छोटे पड़ जाएं। वह दो रोटियां खाने के बाद और लेना नहीं चाहता, लेकिन भूख से मजबूर होकर एक रोटी खा ही लेता है ताकि माँ का मन रहे। और इसके उपरांत दूसरा बेटा मोहन आता है। वो अभी आते भी हाथ पैर धोता है और खाने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि दोपहर के समय जो भी थका मादा बाहर से आएगा उससे भूख लगेगी ही और खाने की इच्छा जाहिर करेगा। वो अभी अपनी उम्र की अपेक्षा अधिक गंभीर और उदास है। कहानीकार ने यहाँ इस कहानी के माध्यम से उस घर की गरीबी का सफल चित्रण किया है, और यह दशा मध्यम वर्गीय परिवार की है, जिसे बखूबी हम ग्रामीण बाहुल्य इलाके में देख सकते हैं, जहां लोग दो वक्त की रोटी के लिए बड़े ही मायूस दिखते हैं, उदासीन दिखते हैं, मुंह ताकते हैं कि किसी तरह हमारा गुजर बसर हो। क्योंकि रोटी इंसान की एक ऐसी मूल समस्या है जिसका समाधान न किया गया तो शायद तृप्ति नहीं मिलेगी। दूसरे बेटे को भोजन कराते समय सिद्धेश्वरी उसे जानना चाहते हैं कि रामचंद्र उसके लिए बहुत चिंतित रहता है। वह बताती है कि देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए तरह तरह की बातें करता है। भूख से पीड़ित मोहन भी नानुकुर करके आवश्यकता अनुसार खा लेता है। इस चरित्र पर भी भूख की ही जीत होती है। इतने में 9 बच्चों के पिता मुंशी चंद्रिका प्रसाद का आगमन होता है। यानी मुंशी चंद्रिका प्रसाद इस परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, मुखिया हैं, लेकिन घर की दयनीय अवस्था के सामने वे भी विवश हैं। चाहकर भी करें तो क्या करें। वे भी थके मांदे आते हैं और भोजन के लिए बैठ जाते हैं। उनकी आयु के हिसाब से उनका शरीर तथा फटे पुराने कपड़े घर की कमजोर आर्थिक स्थिति का परिचय दे ही देते हैं। क्योंकि शरीर पर लिबास अच्छे न हो, पोशाक अच्छी न हो, तो पोशाक देखकर ये लोग अंदाजा कर लेते हैं कि उसकी हैसियत क्या है। जाहिर सी बात है कि चंद्रिका प्रसाद जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका पहनावा भी फटा पुराना है, कुछ खास नहीं, जो यह बताने के लिए काफी है कि ये गरीब हैं, बीवस हैं, लाचार हैं। सिद्धेश्वरी पूर्व की भांति उन्हें भी ये बताना चाहती है घर के सभी सदस्य दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। औपचारिक तौर पर सिद्धेश्वरी ऐसी बातें जरूर करती है, लेकिन भीतर की सच्चाई तो कुछ और है। सिद्धेश्वरी की ये बताने के बाद मुंशी जी भी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें भी भूख लगी है, उन्हें भी खाने की तलाश है। अंतोगत्वा वे भी कुछ खा लेते हैं ताकि क्षुधा को तृप्त किया जा सके, और अंततः परिवार के सारे सदस्यों के खाने के बाद सिद्धेश्वरी बची रहती है, जो त्याग की प्रतिमूर्ति है, और उसके लिए भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं है। यानी ये अवस्था बता रही है कि जो कुछ घर में था बेटे और पति ने खा लिया। आखिर अब सिद्धेश्वरी जो घर की गृहिणी है वो क्या खाएगी, कैसे खाएगी। ग्रामीण निम्न मध्यम वर्ग की महिलाएं अपना पेट काटकर भी अपनी संतान और अपने पति के लिए
सर्वस्व अर्पित कर देती है। ऐसा त्याग, ऐसी सोच, ऐसी भावना अमीर वर्ग की महिलाओं में कदापि देखने को नहीं मिलता। ये गौर करने वाली बात है कि आखिर त्याग किस कदर है निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं में। जब तक उसकी संतान उसके पति भोजन कर न ले, भोजन करने के लिए कभी सोचती नहीं, चाहकर भी कुछ गले में उतारती नहीं। यह त्याग का परिचायक है, त्याग का उदाहरण है। सिद्धेश्वरी के दोपहर में भोजन में पति की थाली का जूठन है। और ये गौर करने वाली बात है कि ग्रामीण महिलाएं, मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं अपनी संतान, अपने पति के थाली का जो जूठन है उसे भी फेंकती नहीं बल्कि खा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो महसूस करती है कि इस थोड़े से बचे भोजन को फेंक दिया जाए तो फिर घर का गुजर बसर कैसे होगा। ऐसी सोच कदापि अमीर घरानों की नहीं हो सकती। और जो कुछ भी रोटी दाल सब्जी का बचा हुआ थोड़ा सा अंश है उसे लेकर ही बैठती है। इतने में उसका ध्यान बीमार बच्चे अपने प्रमोद की तरफ जाता है, क्योंकि घर में एक छोटा बच्चा भी है जो बीमार पड़ा हुआ है और उसका मातृत्व उसे आधी रोटी उस बच्चे के लिए रखने को मजबूर कर देता है। और संयोग से जो भी रोटी बची है उसमें उसका एक हिस्सा वो अपने छोटे बेटे के लिए भी रखना चाहती है, क्योंकि मां तो आखिर मां है। उसका प्यार, उसका समर्पण, उसका त्याग सारे बच्चों के लिए समान होता है। वह बच्चों में भेद नहीं करती, भले ही बच्चा मां को चाहे जिस नजरों से देखे, लेकिन मां वाकई अपना सर्वस्व बच्चों पर लुटा देती है, जिसे झुठला नहीं सकते हैं। सारी दुश्चिंताएं तथा घर की गरीबी की याद करते करते वो रो पड़ती है। सारे घर में निराशा और शांति है। कहानीकार ने निसंदेह इस कहानी के माध्यम से घर की गरीबी, निराशा और उदासी का चित्रण किया है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार की जो आर्थिक व्यवस्था है जिसके कारण पारिवारिक अशांति छा जाती है, मानसिक विकृतियां क्षण भर के लिए पैदा हो जाती है, तमाम इस पर कहानीकार ने प्रकाश डाला है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये कहानी समझ में आई होगी। इसके मूल भाव को, मूल सार को मैंने बताया और पूर्व की तरह आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।